नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास चर्चा में हम बात करते हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ, जो कि आपको बताते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक को आप कैसे समझें और इससे कैसे डील करें। आज के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर पारेख है हमारे साथ, डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पारेख आपका टीवी 9 डिजिटल में, और अपना समय हमारे साथ इस खास चर्चा में व्यतीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम समझें आपसे कि किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक के इफेक्ट्स ना ही केवल फिजिकल हेल्थ लेकिन मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहे हैं, आपके लिए और सभी टीवी 9 डिजिटल के व्यूअर्स के लिए एक नए टीवी 9 डिजिटल के इनिशिएटिव के बारे में बताना जरूरी है। टीवी 9 डिजिटल ने स्टार्ट किया है टीवी 9 वैन। क्या है ये टीवी 9 वैन, आइए समझते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो ये था टीवी 9 वैन, यानी कि टीवी 9 वेटिंग एरिया नेटवर्क, पेशेंट एंगेजमेंट और इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब चलते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। डॉक्टर पारेख हैं हमारे साथ। डॉक्टर पारेख, हम ये समझते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक ने, सेकेंड वेव ने स्पेशली हम सभी को करीब से हिट किया है। कोई ना कोई हमारे फैमिली या फ्रेंड्स में डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है, और उससे हमें बहुत करीब से इस डिजीज को देखने का और असर इसका समझने का मौका भी मिला है। कई इसके हेल्थ केयर इफेक्ट्स तो लोगों को पता चल चुके हैं, क्योंकि कई सिम्टम्स हमारे सामने आए, उसको डील करने के लिए लोगों ने डॉक्टर से दवाइयां ली, फिर मेडिकेशन हुआ, और कई केसेस में, सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ी। लेकिन इसके क्या कोई मेंटल इफेक्ट्स भी हैं? ये अभी तक क्लैरिटी सभी लोगों को नहीं है। इसके बारे में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आप दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए साक्षी, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आगे चल के क्या हो पाएगा, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि जो उसका इम्प्लीकेशन है उसको हमें समझने में समय लगेगा। लेकिन प्रेजेंट की अगर बात करें तो इस बात को समझें, जब वेव आई थे उस समय क्या हो रहा था कि हम सबके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव था, बहुत स्ट्रेस था, एंजाइटी बहुत थी। एंजाइटी इसलिए थी कि हमें तब डर लग रहा था दैट हमें कुछ ना हो जाए, परिवार को ना हो जाए। ये भी लग रहा था कि अगर इलाज नहीं मिल पाया ठीक से तो क्या होगा। तो उस तरह का एक बहुत ज़्यादा अराउजल, एंक्शियस मोमेंट्स थे हम सबके लिए। इस एंजाइटी के कारण स्लीप पे असर होना, एपेटाइट पे असर होना, मूड्स पे असर होना, हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर पे असर होना, ये हुआ। दूसरा, अगर जिन लोगों के ने क्वारंटाइन किया, आइसोलेशन किया, जिन्होंने हॉस्पिटलाइज किया, उन्होंने वो जो 14-15 दिन अपने आप से बिताए, उस समय उनका तबीयत कैसी थी, किस तरह का उनको सपोर्ट अवेलेबल था, कितना वो अपने फैमिली से कनेक्टेड रह पाए थे, ये वाले एंगल्स जब हम समझते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि जहाँ सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा था, बातचीत रेगुलर थी, जहाँ सिवियरिटी ऑफ इलनेस कम थी, वहाँ मेंटल हेल्थ आउटकम्स बेहतर होंगे। जहाँ पे सिवियरिटी ऑफ इलनेस ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा समय क्वारंटाइन हुआ है, आप अपने फैमिली वगैरह से बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत आइसोलेशन हुआ है, सिग्निफिकेंट इलनेस आई है, वहाँ स्वाभाविक बात है कि द साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ आउटकम्स विल बी मोर डिफिकल्ट। और ये हमें समझना ज़रूरी है कि दैट इज़ वेयर वी स्टैंड। और जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये बात समझनी है कि अगर आपको लगे कि आपको
स्लीप प्रॉब्लम आ रही है, एपेटाइट प्रॉब्लम आ रही है, मूड अच्छा नहीं रह रहा, चिड़चिड़ाहट आ रही है, हताशा रह रही है, नॉर्मल रूटीन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप से विड्रॉ हो रहे हैं, कंसंट्रेशन फोकस नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है और कंसिस्टेंटली इस तरह से रह रहा है और ये बेटर नहीं हो रहा है, तो आपको बात करनी चाहिए परिवार में, अपने जनरल फिजिशियन से बात करें, किसी एक्सपर्ट से बात करें और हेल्प लेने से हम एक अर्ली इंटरवेंशन कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने एट द आउटसेट रखे हैं डॉक्टर। इन सभी के ऊपर विस्तार से भी चर्चा करना जरूरी है। एकाएक हम न्यूज फ्लोज काफी ज्यादा ये देख रहे हैं कि जो कोविड-19 पेशेंट रह चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं, कोविड-19 सर्वाइवर्स हैं, वो जब अब वापस अपने रूटीन काम को कर रहे हैं, वर्क दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी कई केसेस में ये चीज सामने आ रही है कि वो उस क्षमता से, उस एफिशिएंसी से अपने काम को नहीं कर पा रहे जो वो पहले करते थे। क्या इस तरीके के केसेस आपके सामने भी आए हैं, और अगर आए हैं तो आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझें। कोविड का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? मान लेते हैं कि मुझे टाइफॉइड हुआ है, या मुझे जॉन्डिस हुआ था, या मेरे को कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हुई थी, 3-4 हफ्ते का 5 हफ्ते का बेड रेस्ट हुआ था, या शारीरिक कोई और बीमारी हुई थी। कभी भी आप किसी बीमारी से बाहर आएंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन ऑफ रूटीन में समय लगेगा। कोविड के केस में क्योंकि हमारी एंजाइटी ज्यादा थी, दूसरा हर जगह हम एक ही खबर सुने जा रहे थे कि कितनी प्रॉब्लम है, उसने भी हमें स्ट्रेस दिया। फिर अभी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, कुछ लोग काम पे जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो इस एडेप्टेशन के दौरान ये मुमकिन नहीं है कि पहले दिन से आपका 100/100 परफॉर्मेंस या 100/100 कंसंट्रेशन रहेगा, ये मुमकिन नहीं है। ग्रेजुअली अपने आप को नॉर्मलाइज करना है, हर दिन अगले दिन बेहतर हो ये सोच के चले, एक एक दिन का फोकस रखें और अभी प्री कोविड अपने आप को कंपेयर ना करें। हम सबको, पूरी सोसाइटी को भी कुछ एक हफ्ते और चाहिए एक नॉर्मलाइजेशन होने में, जिससे हम अपनी पहले जैसी क्षमता पे वापस आ जाए। Absolutely, very pertinent point for all of those who are feeling disheartened that they are not able to perform as well as they used to in pre-COVID times, because this as a disease is new to all of us and normalization is something that we are all waiting for, but that also will have to take some more time. So be easy on yourselves as well. And घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी और स्थिति में भी होता है। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि कोई और बीमारी भी होती तो भी आपकी क्षमता उस तरीके से इमीडिएटली नहीं हो पाती, तो उसको उस तरीके से ही समझना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम के चलते भी कई स्ट्रेस हो रहा है, एक लैक ऑफ फाइनेंसेस या फाइनेंशियल्स पे जो हिट हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा आजकल स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कोविड-19 जैसी अचानक बीमारी आ जाने की वजह से किसी किसी फैमिलीज के हेल्थ केयर बजट्स बहुत बढ़ गए और बाकी सारे फाइनेंसेस इधर उधर हो गए, उनकी जो प्लानिंग है। एक तो उस वजह से, दूसरा इस वजह से क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस तरीके की सैलरी कट्स हो जाएंगे, जॉब लॉसेस हो जाएंगे, कोविड-19 पैंडेमिक से कंप्लीटली इकोनॉमी शटडाउन हो जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनको क्या सलाह दे रहे हैं अभी? मुझे लगता है कि इस सवाल को हमें थोड़े हिस्सों में सेग्रीगेट करना जरूरी है। मैं पहले एक ऑब्वियस रिस्पॉन्स देना चाहता हूं दैट any society, any country needs to understand कि हमें सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी क्राइसिस आएगा, आज ये आया है, कभी कोई और भी आ सकता है। तो जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जो हम एट अ सोसाइटी लेवल लाते हैं, इस बारे में हमें सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचने की जरूरत है। वो एक अलग बात होगी। अब अगर माने कि कोई यंग पर्सन है जिनको जॉब नहीं मिल रही है, या जिनको कोविड में पे कट्स के कारण या जॉब कट्स के कारण जॉब गई है या पे कट हुआ है, या आपको कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, सबसे पहली चीज आपको समझनी जरूरी है, आप अपने को ब्लेम नहीं देंगे। दूसरी बात,
आप अपनी एबिलिटी में विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। Is that so far we have been taking care of our physical health by taking immunity boosters like vitamin C. We have been consuming a lot of kadha. So all those informations have been passed on to us. But nobody has really talked to us about how do we take care of our mental health, during this COVID-19 pandemic. So help us understand what are the things that you would really suggest to all of us. I think the most important thing is, first of all of us need to, with all our humility, accept that what we are going through is an extremely unprecedented situation. Think like this, that if you even get a call at the middle of the night when you are asleep, what happens? You get anxious. Or you hear a loud sound, you get anxious. Now imagine living in those 2 months where you are constantly hearing about illness and death and oxygen. It was bound to have an impact. So accept and normalize it. Don't try to or allow it to overpower you. So step one for all of us, accept the anxiety as a normal response. If you are not able to deal with it, talk to someone, which is your step two. Unmute yourself, talk to someone, friend, family, colleague, RWA, neighbor, your extended family, distant colleagues, alumni, but talk to someone. Third aspect, bring a rhythm and routine to your life, even if you are working from home or if you are in quarantine or whatever it is. Don't let the rhythm change, which means get up on time, get ready on time, do some physical activity, take care of your diet, ensure your sleeping routine is as normal as it gets. Accept it that for some days sleep will be a bit less, don't worry about it. Fourth aspect, find a hobby. Two kinds of hobbies. One, which brings your family together, from board games to watching TV together, looking at old photographs, some gupshup, some chai. And the second, takes out time for your own self, me time. It could be plants, pets, reading, writing, art, music, whatever it is. Then, when it comes to social media, slightly measure your social media. Don't do it whole day. Don't keep on scrolling unnecessarily. That also gives you a lot of fatigue. Do it in parts. Create a work-life balance for all of you, whether you are a student or whether you are working from home. Have a workstation, fixed place at work, so the mind knows this is my workplace, remaining places I can be switched off. Second, work in spurts, take short breaks, multiple breaks, and ensure that you have a start time and an end time so that you don't let work seep into your personal time, because that will increase your stress. Do not think about the uncertainty of the future, because reality is, like I said, with all humility, accept future is uncertain. What do? One day at a time. If there is one mantra to manage your mental health, it is here and now. Look at one day at a time. It is, if there was only one thing you had to do, social support, keep talking to people. You do these and you will be able to take care of your mental health, and never hesitate to seek help. Doctor, last one or two questions with you. And, we have talked about so far about adults, but now last 1.5 years, children have been, locked up inside homes. They have not had a chance to interact with their friends at schools. They are having more extended screen times, which otherwise was not allowed to them. Because of all of this, what are the kind of things that are happening, impacts on the psychological or mental health right now for the children, and what is it that we can do to not let the mental health of our children hamper? See, I think we have to accept it that it's not been easy for children. But my take on this has been consistently throughout the pandemic. I think children have been remarkable role models. I truly believe children have handled the pandemic far better than adults have. And in their own way, they've been able to manage themselves so well. Children have been teachers in a way for all of us. My take on this is, yes, children would struggle when, if they don't have enough fun. So as parents, make sure they have a lot of fun. Encourage them to do board games,
play with them. Second, peer support, which means they feel cut off from their friends. So if years back you used to tell your children that why are you always on the phone, today you tell them why have you not made a call? Why have I not seen you talking to your friend today? You encourage more conversations. Third aspect, in these times, a little bit extra digital is going to happen, like it or not. Because from studies to entertainment to connectedness, everything is happening online. So don't push too much about don't be on screen, don't be on screen. Help them create a balance and keep taking breaks. Encourage a bit of physical activity. Make sure that their diet is well taken care of. But our goal as adults needs to be children should be free of anxiety. Children should be cheerful. Children should continue to feel positive, and the environment of the pandemic should not instill or bring negativity in them. That has to be our goal number one, not academics. Right now, cheerfulness, well being, and positivity in children is our goal number one, so that in the future, children can continue to flourish and don't carry baggage from the pandemic. So that has to be our goal. Make sure children enjoy themselves no matter what the situation is. Absolutely. And doctor, do you also think that the third wave, the whole anticipation about it, there is a growing anxiety that how this wave, still anticipated, this could actually, hit children more than adults, because so far they are the only ones who would remain unvaccinated by the time we, see a third wave coming in. If at all it is hitting us, we hope that it does not. But if that is to happen, how do we deal with that? Two answers to that, three actually. I'm not an expert to talk about the wave, so I can just be an eternal optimist and hope that the wave doesn't happen. Second aspect, COVID appropriate behavior is a vaccine in itself, and all of us need to respect it and understand it. I had felt a lot of disappointment between wave 1 and wave 2 when we lost our guard collectively. For the past few days, I am seeing a lot of us losing our guard. The masks are going down, social distancing is reducing. I think that is disappointing. And I think all of us, for our own selves, we should not forget the difficult 1.5, 2 months we've had. And we should re-motivate ourselves to ensure that we continue with COVID appropriate behavior. There is no other way to look at it. Now, whether the wave happens and what age group it affects, that doesn't change the reality, does it? We don't want COVID affecting our loved ones, but we have a responsibility. Civic responsibility, social responsibility has to be the individual's goal. We can't have the government coming and looking into each car and saying, why is the mask not here? Why are you going to a party and why can't you not shop today? Nobody's going to. How do you expect that to happen? Collectively, it's our responsibility. We need to understand, I keep myself safe, you keep yourself safe, we all keep ourselves safe so that the pandemic just goes away. That has to be the only approach of the society. Thank you very much, Doctor, for speaking to us. And with that, we come to an end of this discussion on TV9 Digital. We'll keep bringing you such informative engagement conversations with healthcare experts so that you can understand how to deal with COVID-19 pandemic much better than ever before. And we need to just put an end to all of this, and we can do that together. And TV9 Digital is with you all in this fight against the pandemic.